नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर संस्कृति के साथ। डॉक्टर संस्कृति श्रेयास की इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आज इनको हम आपके सामने लेकर आए हैं इनसे जानने के लिए कि किस तरह से एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम एक्सरसाइज करवाकर उनमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर संस्कृति के पास और जानते हैं कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तो डॉक्टर संस्कृति, जब पेशेंट श्रेयास में आता है, साइंस इंजीनियरिंग में आता है अपने पैरालिसिस ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट की होती है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही होती है, पैर घुमा के रख रहा होता है। तो उसके लिए किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? अब बेसिकली होता क्या है, जब पेशेंट्स हमारे पास जनरली आते हैं पैरालिसिस के, तो उनकी मूवमेंट्स ऑल्टर होती है, वो ढंग से चल नहीं पाते। तो चलने का बेसिक रीज़न क्या है? मसल पैरासिस में होती है, बहुत वीकनेस होती है। वो अपनी बॉडी मतलब पैरों की मसल्स इतनी वीक हो चुकी होती है कि वो बॉडी की स्ट्रेंथ ही नहीं ले पाते। उसकी वजह से उनका वाइड लेग स्टेपिंग गेट हो जाता है, वो दूर दूर पैर रखते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाते। दैट इज ऑल अबाउट कि वो मतलब पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ही नहीं हो पाती उनकी, तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं वो सीधा चलना, लेकिन वो सीधे पैर ही नहीं रख पाते। ठीक है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ब्रेन को जो नुकसान हुआ है उसकी अगर रिकवरी नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम बनी रह जाती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, एक नया रीजन बन रहा है, नया कनेक्शंस बन रहे हैं, मसल का कनेक्शन नया बन रहा है, उसे लर्न करवाना है हमने अब एक पैरालिसिस पेशेंट में। तो उसको किस टाइप की एक्सरसाइज आप बताना पसंद करेंगे जब वो घर पे कर सके? हाँ, जो बेसिकली जो घर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पेशेंट्स को जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बिना सपोर्ट के एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आप ढंग से एक चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, आप अपने क्रचेस का वॉकर्स का सपोर्ट लेके आप चलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग जो होती है पेशेंट्स की वो यही होती है कि बेड साइड टर्निंग्स स्टार्ट करें और बेड पे बैठना, पैर लटका के बैठना। जनरली जब हम कहते हैं कि अपने पैरों को ज़मीन पे छुआओ, क्योंकि जब ऐसा होता है पेशेंट के खुद के पैर ज़मीन पे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और मतलब ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। उन्हें लगता है कि हाँ हम ढंग से चल सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होता है। वो लेमन टर्म में जैसे कहते हैं कि धरती छू लेना। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट के लिए सबसे जरूरी है कि अपने पैरों को जमीन पे लगाकर खड़े होने की कोशिश करना। अगर एक पेशेंट पूरा पैरालाइज है, जैसे बिल्कुल नहीं चला जाता, चलते ही पैर एकदम मुड़ जाते हैं, उसे खड़ा नहीं होया जाता, तो सबसे जरूरी काम हो जाता है उस पेशेंट को विद सपोर्ट खड़ा करना। उसके लिए आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए हम अपने वॉकर का सहारा ले सकते हैं, दोनों साइड सपोर्ट करके हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन को दोबारा से अपने पैरों को पहचानना पड़ेगा कि मेरे पास पैर भी हैं और मैं उनको चला सकता हूँ। तो ये सेंस करवाने के लिए हमें पेशेंट को दोबारा से खड़ा करना जरूरी हो जाता है। अब जो हमने बात की थी कि पैर को घुमा के रखते हैं या वाइड ओपन करके चलते हैं या लिम्प कर जाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट अगर ऐसी मूवमेंट को बहुत लंबा कंटिन्यू करता है तो एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जनरेट कर रही होती है। पेशेंट को जॉइंट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, और अक्सर उसकी ऑपोजिट साइड होता है। यानी अगर मेरे को लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो राइट साइड की मेरी जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे के अंदर हम पेशेंट को किस तरह की एक्सरसाइज करें, किस तरह की वॉक बताएं जिससे वो ये जो बैलेंसिंग वाला इशू है, जो उसकी स्ट्रेंथ वाला इशू है, जो उसकी पैरालिसिस में जो दिक्कत हो रही है, वो सारी सॉल्व होता है एक सिंगल एक्सरसाइज। मैं चाहता हूँ एक सिंगल एक्सरसाइज आप बताएं। तो एक सिंगल एक्सरसाइज आप सबसे इजी और सबसे बेसिक एक्सरसाइज आप यही ले सकते हो कि पर्सन चेयर पे बैठ के सीधा खड़ा हो जाए, मतलब बिना सपोर्ट के खुद बैठे और स्टैंड अप। यानी कहने का मतलब है कि पेशेंट को आपने चेयर पे बिठाना है और पेशेंट को सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के साथ आपने कोशिश करनी कि वो खड़ा हो जाए। अगर मैं चेयर पे बैठा हूं तो मुझे इस तरह से खड़ा होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली ये वाली मूवमेंट है ना हमारी। चेयर तो हमने इसलिए लगा रखी है कि पेशेंट इनकेस फॉल ना करे। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी थाइस की, नीज की, ऑलमोस्ट सारी की सारी मसल्स की एक्सरसाइज करवा रहा है। अब प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन के अंदर। जैसे नॉर्मली हम बताते हैं कि पेशेंट को इनलाइन वॉक करनी है, इनलाइन वॉक करनी होती है। जनरली पेशेंट्स इनलाइन वॉक कर ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मूव करो तो वो कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फ्लोर पे पर्टिकुलरली या तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए या फिर ब्लॉक्स रख दीजिए पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पर। उनको बोलो कि एक स्टेप यहाँ रखें, एक स्टेप यहाँ रखें। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे दो काम होंगे। एक तो पेशेंट वॉक कर पा रहा है, ऊपर से उसकी मेंटल एक्टिविटी कोऑर्डिनेट कर पाएगा, वो उसका ब्रेन अपने आप काम चलेगा। दैट जो अभी सर ने टर्म यूज़ करी न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो वो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए वही चीज़ होगी। आप उनको बोलोगे पर्टिकुलर ब्लॉक्स पे चलो तो वो पहचानेंगे इस चीज़ को और वो अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं मुझे यहाँ चलना है, फिर दूसरा कदम मुझे वहाँ चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पेशेंट को इनलाइन वॉक करवाते हैं, इनलाइन वॉक में थोड़ा सा और आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने
रस्सी पे चलते हुए कलाकारों को देखा होगा कि जब कहीं पर भी मेले वेले लगते हैं तो रस्सी के ऊपर बच्चे डंडा लेके चल रहे होते हैं, तो अक्सर वो एक पैर दूसरे पैर के आगे रख रहे होते हैं। ये हम इनसे कहते हैं इनलाइन वॉक। अब हम रस्सी पे तो पैरालिसिस के पेशेंट को चला नहीं सकते, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लाइन, जो हमारी लाइन होती है, फर्श पे डाल दीजिए और पेशेंट को कीजिए कि अपने दोनों पैर उसी लाइन के ऊपर रखिए, ना लेफ्ट ना राइट। इससे क्या होता है कि आप जब पैर को आगे रखना है तो आप घुमा के नहीं रख पाएंगे, आप इसे उठा के ही रखना पड़ेगा। तो हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आपने इनलाइन वॉक एक पैर करके दूसरे पैर लगा के रखना होता है और पहले एंकल को टच करना होता है, उसके बाद आप अपने टोज को टच करते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी वॉक होती है। ये वॉक बहुत कंपलसरी होती है क्योंकि हमारी नॉर्मल वॉक भी कुछ इसी तरह की होती है। अभी हम पैर को आगे रख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा साइड्स में ले जाएंगे तो हमारी नॉर्मल वॉक बन जाती है। और यही हम अचीव करना चाहते हैं पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। ब्रेन की सबसे खास बात क्या होती है कि जो काम हम बार बार करते हैं हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर एक बैंक में कैशियर है, अब तो मशीनें आ गई ना, पहले मशीनें नहीं होती थी, तो बंडल्स को, नोटों के बंडल को हाथ से गिनना पड़ता था। अब जो कैशियर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसे नोट गिनने में बहुत टाइम लगता था, हम लाइन में लगे रहते थे और वो गिनता रहता था। मगर कुछ टाइम के बाद हम दोबारा कैश डिपॉजिट करने जाते थे तो वो बहुत तेजी से कैश को काउंट करने में अच्छा हो जाता था, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उसको काम को करने में अच्छा हो जाता है। और यही फिनोमेना हमने हर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर यूज करना होता है कि अगर पेशेंट की वॉक को ठीक करना चाहते हैं तो हमें वॉक करनी पड़ेगी, कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं, इतनी मतलब फ्रूटफुल नहीं हो पाती। पैर घुमा के रख रहे हैं, सर्कमडेशन है, लिंपिंग हो रही है, वजन नहीं संभाल पा रहे, उसका सोल्यूशन है कि सही तरीके से चलना। अब ये तो बात होगी जो पेशेंट चल पा रहे हैं, बट जब किसी को पैरालिसिस होता है तो हम अक्सर नोटिस करते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट नील होती है, जहाँ पे हमें असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती है, पैसिव मूवमेंट्स करवानी पड़ती हैं। तो किस टाइप की हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं उन पेशेंट को जिनके बता, ध्यान रखिए पैरालिसिस के पेशेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिनके अंदर मसल्स में मूवमेंट है, पावर है, कम है। पहली उनके लिए जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई इनलाइन वॉक, वो बहुत फायदेमंद होती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। ऐसे पेशेंट के लिए हमने पहले आपको बताया कि उनको पैर को जमीन पे लगाओ, उन्हें चेयर पे बिठाओ, उनके जो फीट्स हैं वो फ्लोर पे टच करवाओ। मगर उसके साथ साथ हमें कुछ अपनी बैक की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो बैक है हमारी बॉडी को अपलिफ्ट सीधा करके रखती है। तो कुछ हमारी बैक की एक्सरसाइज आप बताइए जिससे पेशेंट को स्ट्रेंथ आए अपने वेट को खड़े, बेसिकली खड़ा होना तो आपको लेग एंड आपकी बैक दोनों चाहिए। तो लेग की एक्सरसाइज तुमने वॉक करके करवा दी, हम बैक को हम किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं? बेसिकली बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो होती है वो मतलब हम पर्टिकुलरली पेशेंट्स एट टाइम्स व्हाट हैपन, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज जो एक है वो है टाल। विद द हेल्प ऑफ टाल आपको किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक तौलिए का रोल बना के कमर के नीचे रखेंगे आसानी से और उसको बस बेड पे नीचे दबाना है। दैट इज़ द मेन एसेंशियल एक्सरसाइजेज, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो उससे कुछ नहीं, बस आपको अपनी कमर बेड पे नीचे की तरफ दबानी है। उससे क्या होगा, आपके निचले हिस्से की मसल्स और आपकी अपर मसल्स, उनमें दोनों में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आएगी, उन दोनों में स्ट्रेंथ आएगी। मतलब बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे आप सीधे लेटे हैं बेड पे, जनरली पेशेंट्स हमेशा सीधे ही लेटे होते हैं, तो सीधे लेट के बस अपनी कमर ऊपर उठानी है। इसे हम ब्रिजिंग भी कहते हैं, इसे हम ब्रिजिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने अपनी कमर को ऊपर की तरफ रखना होता है और आप जब इस एक्सरसाइज को करें तो 10 तक काउंट कीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड वहाँ पे होल्ड कर लिया तो उसके बाद रिलीज कर दीजिए, उसके बाद 2-4 सेकंड्स का गैप लेके दोबारा से हम इनिशियली अगर आप, जैसे एट टाइम्स होता है कि पेशेंट इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उठा पाए कमर अपनी, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं उसको, नीचे से हम हाथ भी कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ होगी तो ही पेशेंट दोबारा से खड़े होने लायक बन पाता है। स्टार्टअप करना जरूरी है, मतलब एक्सरसाइज यू नीड टू स्टार्ट, मतलब एक टाइम होता है, दिस इज द बेस, थोड़ी सी कमर उठ रही है फिर थोड़ी सी और उठेगी। तो बेसिकली ये है कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ग्रेजुअली आपकी पूरी कमर उठना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी बॉडी में। तो सबसे जरूरी है शुरुआत करना, पहला कदम लेना। अगर हम एक्सरसाइज शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी खत्म भी नहीं होगी।
और बिना एक्सरसाइज किए सही तरीके से काम किए हम पैरालिसिस को नहीं हरा सकते। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमारी लोअर लिम्ब की, लोअर पार्ट की। अब अगर हम आप बात करते हैं आर्म्स की, तो हम चाहते हैं कि आर्म्स की आप हमें शोल्डर की, एल्बो की, फिंगर की कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताओ जो पेशेंट को बिना इक्विपमेंट के हो जाए। क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि हम पेशेंट को महंगे से महंगे इक्विपमेंट भी बता देते हैं और उसका कोई खास हमें मतलब रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा होता कि उसने कोई स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। पेशेंट उसका मतलब एक तरह से यूज टू हो जाता है, वो उसको यूज करता रहता है, बट जो उसको हटाने के बाद पेशेंट मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी एक्सरसाइज जो पेशेंट एट होम बहुत इजीली कर सके, अपने आप कर सके, किसी की सपोर्ट। क्योंकि जब हम पैरालिसिस पेशेंट के साथ हमें एक दिक्कत और देखते हैं कि पेशेंट अपने एक्सरसाइज के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कि वो आएंगे मेरी एक्सरसाइज करवाएंगे तो मेरी एक्सरसाइज होगी, वरना मेरी छुट्टी। पेशेंट थोड़ा सा बच्चों जैसे हरकतें भी करता है। तो हमें अगर जो पेशेंट अपनी एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है तो उसे हम क्या एडवाइस करते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए जो हमारी बेसिक मेन एक्सरसाइज, शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, शोल्डर हमारा अच्छा जॉइंट है। तो स्टार्टिंग में जो हम वही मूवमेंट्स कर पाते हैं, मतलब ये भी देखना जरूरी होता है कि पेशेंट कितनी कर पा रहा है, कितनी नहीं कर पा रहा है। तो स्टार्टिंग में हम बस उसको सीधा हाथ ऊपर उठवाना, मतलब हैंड्स की सारी मूवमेंट्स जितनी वो कर पा रहा है, सामने से सीधा उठाना। सपोज जैसे सीधे बैठे हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, तो सीधे हाथ उठाना, साइड से हाथ उठाना, ये सारी मूवमेंट्स अगर पेशेंट ढंग से कर पा रहा है तो वी कैन स्टार्ट विद वेट ऑल्सो। आप हाथ में थोड़ा सा वेट, बट वेट लेना इज लाइक वो बाद की चीजें हैं। पहले आप स्टार्टिंग से जब मूवमेंट्स करना स्टार्ट करोगे तो दीज आर बेसिक एक्सरसाइज। ये तो असिस्टेड हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप पेशेंट के आर्म को लिफ्ट करते हो तो वहां पर हमारा ये फ्लेक्शन आ जाता है कि हमारा जो एल्बो है वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हमें आप मेरा करके दिखाएंगे तो बेटर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं पेशेंट हूँ एंड डॉक्टर संस्कृति हमें बताएंगी, तो मेरा समझ लीजिए कि मेरा जो लेफ्ट पार्ट है वो पैरालाइज है, तो कैसे हम कर सकते हैं? जनरली ऐसा होता है कि ये जो आर्म है, सपोज दिस इज, ये जैसे अभी फ्लेक्शन में है, ऐसे ही पेशेंट्स की मिलती है, तो आप इसको यहाँ से स्टेबल करो। फ्लेक्शन मतलब मुड़ी हुई, तो सीधी करनी पड़ेगी आपको यहाँ से पकड़ के सीधे करना है और फिर आपको ये हाथ ऐसे उठवाना है, फिर शोल्डर लेके जाना है। क्योंकि अगर हमारी आर्म मुड़ी रहेगी, एक मिनट छोड़िएगा, अगर ये ऐसी मुड़ी रहेगी तो मेरी मूवमेंट बस यहीं तक हो सकती है। अगर मैं हाथ को सीधा कर देता हूँ तो मैं इसे पूरा ऊपर लेके जा सकता हूँ। इसी वजह से हाथ को सीधा करना ज्यादा जरूरी है। तो हम ये वाली एक्सरसाइज हमारी ये वाली एक्सरसाइज। अब एक हम वो शोल्डर व्हील बताते हैं, वो कैसे हम कर सकते हैं? ऐसे बताना पड़ेगा। हम वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं शोल्डर व्हील के लिए। मैं बता देता हूँ, शोल्डर व्हील के लिए हमें अपने हाथ को, आप समझिए कि यहाँ पर एक व्हील बनाना है, आपने एक सर्कल बनाना है, तो अपने आर्म को दीवार के साथ लगाते हुए आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेंगे। बट ये जितना आसान मेरे लिए है उतना ही डिफिकल्ट एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि इसमें हाथ मुड़ जाता है। तो अगर आपका हाथ मुड़ भी रहा है तो भी आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये शोल्डर व्हील हमारे लिए बहुत होता है, अच्छा होता है, और ये हमारी शोल्डर की 360 मूवमेंट दे देता है। क्योंकि हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट होता है ये 360 रोटेट कर सकता है, बट पैरालिसिस पेशेंट में नहीं हो पाता, तो हमें थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ता है। तो ये तो हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज होगी। और हमारी वॉल लेडर। अच्छा, वॉल लेडर आप बताइए। वॉल लेडर एक्सरसाइज है, ऐसे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सपोर्ट के लिए आप वॉल ले लेंगे और आपको बस अपना हाथ ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आपको अपना हाथ ऊपर लेते हुए जाना है और दीवार के पास आना है। ठीक है, बहुत आसान सी है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी आपने पैरों से नहीं चढ़नी है, आपने उंगलियों से चढ़नी है, इसलिए इसके वॉल लेडर कहा जाता है। लेडर मतलब सीढ़ी एंड वॉल। अब सीढ़ी जो दीवार पे लगी हुई है उसको तो ऐसे चलोगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन नहीं डाल सकते। आपने छोटी छोटी लाइनें डाल दी, अब एक लाइन से दूसरी लाइन पर आपने कोशिश करनी है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं होता पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि फिंगर सामने ही कर रही होती, तो हमने क्या करना है, लेवल्स बनाकर अपने आर्म को लिफ्ट करते हुए दीवार के पास आना और हाथ को लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि वॉल लेडर के लिए जो हमने फिंगर लेडर बनाया है, इसको फिंगर से मूवमेंट होती नहीं, बहुत कम पेशेंट के पास ये मूवमेंट होती है। तो आसान तरीका क्या होता है, लेवल्स आपने दीवार के पास इतना हाथ रखा और अपने शरीर को दीवार की तरफ पुश करते हुए अपने हाथ को ऊपर ले। ठीक है ना, ये तो आसान है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं। हमें पेशेंट के साथ नहीं देखने को मिलता कि पेशेंट की फिंगर भी चल रही है और उसके आर्म में दिक्कत है। फिंगर्स ठीक हो जाती हैं तो आर्म तो पहले उससे पहले ठीक हो ही चुकी होती है। ठीक है, अब ये तो हमारी होगी एल्बो की एक्सरसाइज, हमें बताइए थोड़ी।
मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ, आज शाम का पेशेंट मैं ही हूँ आपका। ठीक है। एल्बो पे हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जॉइंट हमारा मुड़ा ही होता है पहले से, पैरालिसिस के पेशेंट्स में ये होता है, तो थोड़ा सा इजी होता है उनके लिए कि अपनी एल्बोज को, एल्बो पे आप ये बस एक यही मूवमेंट है जो एल्बो पे पॉसिबल है, बस हम यही कर पाते हैं, तो दिस इज़ द ओनली वे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना हाथ अच्छे से बेंड करके अपने पीछे तक टच कीजिए, अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी। क्योंकि हमारा जो ये एल्बो जॉइंट है, हमारी जो कोनी है ये बस इतनी ही चलती है 90 डिग्री पे, ठीक है ना, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री होता है, ये इतनी ही मूवमेंट करता है, इससे ज्यादा मूवमेंट हो नहीं पाती, तो वो इसकी यही मूवमेंट करवाएंगे। और इसको जब आप करेंगे तो क्या होता है कि जब हम ये करते हैं तो हमारी ये अपलिफ्ट भी आ जाता है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तरीका क्या होता है कि इसको आपने अपने शोल्डर को पकड़ा, होल्ड किया बॉडी के साथ, अब ये वाली मूवमेंट करेंगे। अगर आप ये काम नहीं करते, अपने दूसरे हाथ से अपने पैरालिसिस वाले हाथ को नहीं बॉडी के साथ चिपकाते, प्रॉब्लम क्या होती है, ये हाथ इस तरह से लिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा जब आप ये मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जो सेट ऑफ मसल्स मूव करनी चाहिए एल्बो को मूवमेंट करने के लिए, उससे ज्यादा मूव कर रही होती है। आपकी शोल्डर की बाकी मसल्स मूव कर रही होती है, तो शोल्डर की मसल्स मूव करेंगी तो इसे ऊपर उठा देंगे और ये अंदर आ जाएगा। इसे रोकना है, हाथ रखा, कस के पकड़ा, टाइट की और ये मूवमेंट की। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के बहुत आराम से हो जाती है, पेशेंट थकता भी नहीं है और अच्छा इसमें हमें इंटरनल रोटेशंस भी हैं। आप बताइए, बताओ ना। चलो यहाँ पे कट लगा दो ना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब चल मैं बताता हूँ, अब डॉक्टर संस्कृति में थोड़ा सा ये इंटरनल रोटेशन होती है, उसके बारे में आप पेशेंट को बताइए। सी एट टाइम नहीं, मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम एल्बो की मूवमेंट एक मूवमेंट करवा सकते हैं, मतलब इसकी और मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और एक्सरसाइज भी होती हैं। तो हम थोड़ी सी इसको प्रकाश डलवाते हैं, डॉक्टर संस्कृति के पास चलते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से हम और एक्सरसाइज करवा सकते हैं एल्बो की। हम एल्बो की रोटेशन कराते हैं। एल्बो की रोटेशन सपोज उसमें हमारा शोल्डर जॉइंट भी है और उसमें हमारा एल्बो जॉइंट भी, दोनों जॉइंट्स की एक साथ मूवमेंट होती है। आपको ऐसे रखना है, क्योंकि ये हाथ पैरालिटिक है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट, सपोज दिस इज अ पेशेंट, तो इन पे बताते हैं, ये हाथ है तो आपको ये मूवमेंट करनी है, ये बाहर की तरफ लेके आना है और वापस से ये अंदर की तरफ लेके आना है। अगर आप सपोर्ट के साथ करेंगे तो, क्योंकि पैरालिटिक पेशेंट्स जनरली नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे सपोर्ट लगाना है। मैंने यहाँ पे लगा लिया, अच्छा यहाँ ऊपर ही लगाना है और यहाँ से ये वाली मूवमेंट। इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा हाथ बाहर की तरफ ना भागे, ये क्यों ऐसे भागेगा, वो आपको उसे पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टेबल करके आपको ये वाली मूवमेंट करनी है, और ये थोड़ी सी टफ भी होती है क्योंकि एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है। ठीक है, तो आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, अगर खुद का खुद कर सके तो भी आप कर सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे अलमारी को आपने लॉक लगाया, उसके हैंडल पे इलास्टिक लगा लीजिए, आपने इलास्टिक बांध लिया तो इलास्टिक आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपने उसको अपनी तरफ खींचना है। तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक जो अपना 1 इंच 1.5 इंच का आता है, जो कपड़ों में लगाया जाता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना बहुत सारे जो स्प्रिंग्स आते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, 2 फंदे बनाने हैं, एक फंदे में अपना हाथ डालना, एक फंदे में अलमारी का या कोई हुक का, खिड़की का कोई आपने उसमें बांध देना और आपने उसको खींचना है इस तरह से। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपने खींचना है और आपकी एक्सरसाइज बिना किसी के हेल्प के हो गई। अब घर पे कोई है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास समाधान है, तो हम उससे हम आराम से काम कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी एल्बो की। अब आते हैं फिंगर, ये सबसे पेचीदा काम है। मैं क्या देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि हम फिंगर्स बंद तो हो जाती, खुलती नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट को पड़े किसी चीज को पकड़ ले तो वो पकड़ लेते हैं, बट छोड़ने के टाइम में उनको दिक्कत होती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पैरालिसिस के पेशेंट्स के जो हैंड्स होते हैं वो स्पास्टिक हो चुके होते हैं, उनकी मूवमेंट यहीं पे रुकी हुई होती है, तो उनका अगर हाथ आसानी से बंद हो जाएगा लेकिन खुलने में बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक इजी सी बॉल होती है, स्पंज बॉल, येलो कलर की बॉल्स आपने जनरली देखी होंगी, हर जगह स्माइली बॉल्स जी। तो उनको आप हाथ में पकड़ोगे और आपको आराम से ऐसे प्रेस करना है, दिस इज द मूवमेंट, ये करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज़, आपको पता है कि आपकी उंगलियां बंद है लेकिन वो खुल नहीं रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उंगलियां बंद है तो आप इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे, सपोज दिस इज द हैंड, तो आप इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, अपनी उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच, दिस इज स्ट्रेचिंग, सारे फिंगर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। 5 से 7 बार दिन में करेंगे, सुबह शाम, दिस इज ईजीएस्ट एंड ये बहुत जल्दी इफेक्ट भी देगा क्योंकि मसल्स हमारी स्पास्टिक हो चुकी है, तो मूवमेंट खुलवाने के लिए हमें इन्हें पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इस तरह से भी करवा सकते हैं,
मगर एक्सटेंशन करवाना मसल्स को लूज करने वाला होता है, मसल्स में पावर नहीं डालता। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज अपनी फिंगर्स के देखते हैं तो अक्सर वो बंद करने के लिए होती है। अगर हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो भी हम अंदर की तरफ ताकत लगा रहे हैं, बॉल चला रहे हैं वो भी अंदर की तरफ ताकत लगा रहे हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट आपकी उंगलियों को बाहर को खोलने के लिए नहीं बना हुआ होता। हमें कुछ ना कुछ और तरीके से प्लान अप करना पड़ता है जिसमें हमारे ये खोलने वाली एक्सरसाइज, मतलब हमें बाहर की तरफ पुश करना पड़े। तो आसान तरीका क्या होता है, अपने दूसरे हाथ से अपने पैरालिसिस वाले हाथ को ऊपर से पकड़ लो, अब नीचे से ताकत लगाओ कि मेरी उंगलियां खुलते हुए इसको खोल दे। मगर ये भी तब हो पाता है जब हमारे हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट हो। तो थोड़ी बहुत अगर हम मूवमेंट है हम बाहर की तरफ खोल सकते हैं तो अपने दूसरे हाथ से इसको पकड़ा और कोशिश की कि इस हाथ को खोलते हुए अपनी उंगलियों को धकेलते हुए अपनी उंगलियों को यहाँ से आजाद करवाओ। तो ये एक्सरसाइज वही लोग कर सकते हैं जिनके हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट है। अब जिसमें जीरो पावर है कि हम उंगलियां बिल्कुल नहीं खोल पाते, नहीं चला पाते, उसके लिए किसी टाइप की और हम इक्विपमेंट का यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट्स, जनरली पेशेंट्स ऐसे होते हैं पैरालिसिस के जिनकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, तो वो खुद से तो ऑब्वियस है वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए पैसिव मूवमेंट्स हैं। ऐसे बहुत टाइप की मैनिपुलेशंस है, मोबिलाइजेशंस है, बट वो पैसिव है, उन्हें आप नहीं करोगे, या तो कोई किसी के गाइडेंस के अंडर आपको वो करवानी है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपका करवा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें आपको नहीं पता, वो मोबिलाइजेशन मूवमेंट्स आप खुद से नहीं कर सकते, तो वो कोई थेरेपिस्ट है जो पैसिव मूवमेंट्स है, मोबिलाइजेशन है, वो खुद ही नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, हर स्टेट के अंदर, हर जगह के अंदर, हर गांव के अंदर ये फिजियोथेरेपिस्ट हमें नहीं अवेलेबल हो पाते। सिटीज में तो आराम से मिल जाते हैं, बट ये हम रूरल इंडिया के बारे में बात करें तो नहीं हो पाता, कभी कभी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ इस तरह से बताइए कि वो पेशेंट करे। तो मैं आज आपका पेशेंट बन गया हूँ, तो आप बताइए कि किस तरह से कर सकते हैं कि उनके घर वाले उनकी एक्सरसाइज करवा पाए। सब दिस इज़ द सिंपल, अगर उनके घर वाले सपोर्टिव हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको ऐसे पकड़ के अपने हाथ की रिस्ट को ऐसे पकड़ के मूवमेंट्स करवानी है, दिस एंड रोटेशंस करवानी है, अप डाउन, मतलब जितनी मूवमेंट एक रिस्ट पे पॉसिबल है और ये वाली मूवमेंट हो गई करवानी है, ये सारी चीजें। और एक सिंपल यहाँ पे टाल का रोल, जैसे मैंने अभी कमर के नीचे रखने के लिए बताया था, वैसे एक टाल का रोल आपको यहाँ रखना है, जहाँ पे जिस एरिया रखा आपने इसके नीचे, जहाँ पे आपकी वॉच का डायल है वहाँ पे आप रखेंगे टाल, और अपने हाथ को नीचे की तरफ दबाएं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये वाली मूवमेंट आप कह रहे हैं ना कोशिश करने के लिए? नहीं, नीचे दबाना है, ऐसे नीचे ऐसे दबाना है, यहाँ पे टाल का रोल रखना है और ये नीचे दबाना है। अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ दूसरे हाथ से दबाना है? नहीं, दूसरे हाथ से नहीं दबाना, ये खुद ही पेशेंट दबाएंगे। और अगर पैसिव मूवमेंट्स है जो पेशेंट्स खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आप करवाओगे तो उनको आपको ये गाइड करना है कि वो नीचे, लेकिन स्टार्टिंग में आप वो पेशेंट्स खुद से नहीं कर पा रहे, अपने आर्म को नीचे की तरफ आपको पुश करना होगा, टेबल की तरफ, हाँ, अपने टाल की तरफ, जो आपने टाल का रोल बना के, सपोज दिस इज द टाल रोल, ये यहाँ पे रखा है, जगह ना स्माइली बॉल का यूज करेंगे तो आपको बेटर चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें ना कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कंप्रेस हो पाती है। तो आप जब पुश करेंगे, मैं टेबल है, टेबल के नीचे हमने रखा, तो पुश करेंगे तो पुश हो जाएगा। तो ये तो हमारी इसी की हो गई। तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम फिंगर्स को खोल नहीं पा रहे होते, तो इसमें हमने बहुत सारे तरीके से चीजों को अप्लाई किया है। हर पेशेंट पे एक एक्सरसाइज का सेम रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमें इसे बदलते रहना पड़ता है, और वो एक्सरसाइज जिसमें पेशेंट को फायदा हो रहा है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो कभी कभार हम पेशेंट के हाथ में बर्फ दे देते हैं कि बर्फ, क्योंकि कुछ देर के बाद पेनफुल होनी शुरू होती है, तो पेशेंट से छोड़ने की कोशिश करता है, वो छोड़ देता है। और क्योंकि बर्फ से हमारी स्किन को, हमारे नीचे के टिश्यू को कोई हार्म नहीं होता, तो बर्फ एक बहुत सेफ होती है। आइस का आपने बहुत बड़ा सा टुकड़ा लिया, हाथ में पकड़ा और पेशेंट को बोला कि आप इसको या तो छोड़ दो या फिर कोशिश करते रहो, तो पेशेंट को दर्द इतना होता है कि ब्रेन उस पर काम करना शुरू करता है। ब्रेन कहता है कि फटाफट इसको हाथ से बाहर फेंका जाए, तो वो झटके से इनवॉलंटरी अपने वो मूवमेंट वो कर जाता है और उसे छोड़ देता है। इसी तरह से हम टीवी का रिमोट देते हैं, कोई चीज़ आपका मोबाइल फोन हो या टीवी का रिमोट हो या पेपर वेट हो, पेशेंट को बोलिए कि इसको पकड़े और छोड़े। ये जो मूवमेंट है, यही तो मूवमेंट लेकर आनी है, फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलना। तो इनमें ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि आपने छोड़ा और आपके पैर पे गिर गई तो पैर को चोट लग जाएगी। इसको बैठ के करना है, टेबल पे हम खड़े होकर जरूर कर रहे हैं, बट आपने इसको बैठ के टेबल पे करना कि आपका पैर सेफ रहे, कि आप किसी चीज़ को छोड़े और आपके पैर पे ना गिरे। वेट हल्का होना चाहिए कि अपने आप ना गिरे।
क्योंकि अगर मैं बहुत भारी चीज़ अपने हाथ में ले लूँगा तो क्या होगा, वो वेट की वजह से, ग्रेविटी की हेल्प से वो अपने आप निकल जाएगा, हमें लगेगा हम काम कर रहे हैं बट काम ग्रेविटी कर रही होती है। तो इन चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट करना होता है और सही तरीके से चलना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहेंगी, मगर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज अकेले कामयाब नहीं होती। पेशेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस बात को समझते हैं कि एक्सरसाइज ये जो डॉक्टर साहब ने बताई तो हम कई महीनों से, कई सालों से कर रहे हैं, बट हमें आराम देखने को नहीं मिल रहा। ये आराम इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइज तो अपने हाथ पैर की मांसपेशियों में कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमें पैरालिसिस क्यों हुआ। पैरालिसिस हमें इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे ब्रेन में क्लॉट आया था, ब्रेन में हैमरेज हुआ था, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान हुआ था, और पहले 6 महीने में हमें इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि ब्रेन ने उसको हील अप किया। बट अब जब ब्रेन में हीलिंग प्रोसेस रुक गया है तो हमारा ये जो इम्प्रूवमेंट है वो भी रुक गई। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हैं तो भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें ध्यान का रखना होता है कि हमें पेशेंट की ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, और वो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ही हो पाता है। मेडिसिन, उसके बाद सही तरीके से एक्सरसाइज और उसके बाद सही डाइट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से काम पे ले जाने के लिए। अगर हम तीनों चीज़ों में एक साथ काम करेंगे तभी ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम इसमें से किसी एक चीज़ को भी छोड़ देंगे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से एक्सरसाइज सही तरीके से करकर और ज़रूरत को समझते हुए एक्सरसाइज कर हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। और फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करके साइंस डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर संस्कृति से भी मिल सकते हैं और हमारे डॉक्टर की टीम से भी मिल सकते हैं। अब इसी के साथ चलने की आगे भी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।